हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? मस्त। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। काफ़ी दिन बाद बच्चों वीडियो बना रहा हूँ। इसका कुछ रीज़न है कि मैं कुछ अपने पर्सनल जो कुछ जॉब्स थे, पर्सनल काम थे, उनकी वजह से थोड़ा बिजी था। और अब मैं कोशिश करूंगा बच्चों एक रेगुलर रूटीन में आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आज हम जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं उसमें बच्चों नीट 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स सेक्शन के जो 45 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। करीब 2 या 3 पार्ट में हम ये वीडियो कवर करने वाले हैं, ठीक है। 4 भी बन सकते हैं अगर 10 10 या 12 12 क्वेश्चन हम लें, ठीक है बच्चों, एक सेक्शन में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये मुझे पेपर किसी ने व्हाट्सअप किया है, ठीक है। तो मैंने सॉल्यूशन इसके बना लिए हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसके क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन मैं करा देता हूं, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी और रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टर आर है। देखिए तीन आपके, ये एलसीआर का क्वेश्चन है। एलसीआर सर्किट है ना जो आपका, एक इंडक्टर है आपका एल, एक कैपेसिटर है सी और एक रेजिस्टर है आपका आर, ठीक है। उनको किससे, एक एसी सोर्स से जोड़ा गया है। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो वोल्टेज है बच्चों, इस क्वेश्चन में जो इसका वोल्टेज बोल रहा है कि एल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है बच्चों, 40 वोल्ट। कितना है, 40 वोल्ट, ठीक है। सी के अक्रॉस कितना है भाई, 10 वोल्ट, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट है तो ऑफकोर्स वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। और आर के अक्रॉस कितना है बच्चों, आर के अक्रॉस है अगेन 40 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो एसी सोर्स से कनेक्ट किया है हमने, उससे एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, तो उससे क्या होगा, ये कुछ करंट जा रहा है हमारा, ठीक है। तो ये करंट जा रहा है, तो इसमें ये 40 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये कितना हमारा 40 वोल्ट है, ठीक है बच्चों। अच्छा, देखिए बच्चों आगे क्या कह रहा है कि इसके आगे क्या कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी मैक्सिमम करंट दे रखा है आपको, पीक वैल्यू ऑफ करंट दे रखा है, इसका मतलब 10√2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, क्या निकालना है भाई, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है बच्चों। इंपीडेंस क्या होता है बच्चों, पहले ये बता देते हैं। इंपीडेंस क्या होता है कि जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तीनों का कंबाइनिंग जो रेजिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, इंपीडेंस कहलाता है। और वो किसके बराबर होता है बच्चों, ई आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चों, देखो आई आर एम एस निकाल सकते हैं हम। आई नोट अगर पीक वैल्यू दे रखी है तो आई आर एम एस निकाल लो बच्चों। आई आर एम एस क्या होता है, जी हाँ बच्चों, आई नोट अपॉन में √2, ठीक है। आई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10√2 और √2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 एम्पियर आ जाएगा। दिस इज द आपकी आर एम एस वैल्यू, ओके। अच्छा, अब निकालते हैं ई आर एम एस। अच्छा, ई आर एम एस कैसे निकालोगे भाई, ई आर एम एस क्या होगा, जो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू होगी किसकी, वोल्टेज की। भाई आपके पास क्या है, आपके पास है एल है, सी है और आर है। हमें पता है एलसीआर सर्किट में जो इफेक्टिव वोल्टेज होती है वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है आपकी वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वेयर, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आए इस बार नीट में, बिल्कुल ना। क्वेश्चन मतलब सीधा क्वेश्चन का न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है भाई, ठीक है। वी आर कितना बच्चों, वी आर आपको दे रखा है, आर के क्रॉस वोल्टेज 40, इसका स्क्वायर, ठीक है। वी एल कितना बच्चों, वी एल है, वी एल भी आपका 40 है और माइनस वी सी 10, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका, 4 4 जा 16, 1600 प्लस 40 में से 10 गए 30, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2500, ठीक है। और 2500 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 50, ठीक है। तो 50 आपकी क्या आ गई, वोल्टेज आ गई। बस अब इसको रखना है। तो Z इजकल टू क्या आ जाएगा आपका, ई आर एम एस अपॉन में आई आर एम एस, ठीक है। तो ई आर एम एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, ई आर एम एस की वैल्यू है आपकी 50 और आई आर एम एस की वैल्यू अभी निकाली हमने 10। तो 10 को इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 5 ओम। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों इसका, 5 ओम। समझ गए, ओके। ऑप्शन डी है इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। कह रहा है कि स्क्रीन से नोट कर लीजिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। देखिए बच्चों, आपको क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, उसमें
इस तरीके से एक प्रिज्म है, ठीक है, और उसका एंगल कितना है बच्चों, इसका ये 60 डिग्री है आपका, ये कितना है बच्चों, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 90 और 60, 180 में से माइनस कर लो इन दोनों को, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये आपका ए हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहां से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है आपकी ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइट परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे ऐसे लाइट इस पे, ऐसे लाइट, ये इधर बना लीजिए, इधर की बात है, तो ऐसे लाइट इस पे फॉल हो रही है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों दे रखा है कितना, √3 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, क्या निकालना है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस। देखिए बच्चों, क्या होगा कि ये जो रे है ये इस तरीके से इसमें फॉल हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ऐसे ऐसे इस तरीके से ये आगे जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। यहाँ पे किसी हिस्से पे क्या होगा भाई, यहाँ पे अगेन इसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल डाल लेते हैं भाई, ये नॉर्मल हो गया, इस पे इस सरफेस के परपेंडिकुलरली नॉर्मल, क्या हो गया भाई, यहाँ पे रेयर मीडियम हो गया, तो रे कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये ये क्या है, ये हमारी जो रे है वो इस तरीके से आ रही है भाई, इस सरफेस के नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल तो यही होगा, यानी एंगल जो इंसिडेंट रे है वो किसके साथ आ रही है, नॉर्मल के साथ आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। तो एंगल कितना होगा भाई, आई की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे 0, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों, जो रे ऑफ लाइट है वो किस तरीके से ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे बाहर चली गई, ठीक है। अच्छा, हम इसको मान लेते हैं लेट R1 की वैल्यू कितनी है, ये हमारी, ये R1 की वैल्यू ये है हमारी, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, पता नहीं है यहाँ पे एंगल, क्योंकि देखिए बच्चों, इस जो लाइन है इस सरफेस से इसका एंगल अलग होगा, और ये वाला है ये परपेंडिकुलर है, दोनों का एंगल अलग होगा, तो क्या पता है यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो फर्स्ट जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है वो किस एंगल से होगी, पता नहीं, वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बच्चों, ये जो आर है ये फर्स्ट एंगल है, इस टाइम क्या होगा, लाइट भाई परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही जाएगी सीधा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जाएगी तो इस एंगल को हम मान लेते हैं, देखो यहाँ तो एंगल बन ही नहीं रहा भाई, परपेंडिकुलर आ रही है, तो यहाँ पे जो R1 की वैल्यू वो तो 0 ही आएगी हमारी। अब ये फाइंड आउट करना है आपको कि यहाँ से, और इस एंगल को हम मान लेते हैं बच्चों इमरजेंस, ई एंगल मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, ओके। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होगा यहाँ पे आई की वैल्यू, अच्छा देखिए बच्चों, ये R1 है, ये R2 है, हमें पता है प्रिज्म इक्वेशन से R1 + R2 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, A होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। अच्छा, R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, अच्छा A एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बेटा 30 डिग्री, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, R2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा सर, इससे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली इक्वेशन लगा देंगे हम, ठीक है। प्रिज्म फॉर्मूला क्या करता है बेटा, sin I अपॉन में sin R, बट ये फॉर्मूला कब होता है बच्चों, जब लाइट रेयर से डेंसर जाए, बट इस केस में लाइट जो निकल रही है एमर्जेंट हो रही है, वो क्या होगी, वो किस एंगल पे हो रही है भाई, वो डेंसर से रेयर जा रही है ना, ठीक है बच्चों। तो इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin R, R मतलब जिस एंगल से बाहर निकल रही है वो क्या हो जाएगा हमारा E, ठीक है। और इंसिडेंट किस एंगल से इंसिडेंट हुई है सरफेस पे, R2, ठीक है, ये अपॉन में साइन अपॉन में क्या आ जाएगा R2, ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो क्या था, साइन I अपॉन में साइन R, ठीक है, बट हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो इक्वेशन को उल्टा कर दीजिए, आप क्या करोगे, साइन R अपॉन में साइन I, ठीक है। R क्या है हमारा, RE है हमारा भाई, यही तो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइनल, और इसके लिए इंसिडेंट एंगल कौन सा है, ये है हमारा R2, ठीक है, ओके। तो यहां से बच्चों हमें एमरजेंट एंगल निकालना है बच्चों, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन E इजकल टू कितना आ जाएगा, म्यू ऑफ साइन R2, ये आ जाएगा। म्यू कितना बच्चों, म्यू दे रखा आपको क्वेश्चन में √3, ठीक है, इंटू साइन R2 अभी निकाला था हमने, साइन R2 कितना बच्चों 30 डिग्री, ठीक है, √3 इंटू साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है बच्चों 1/2, तो ये कितना आ जाएगा √3/2। तो साइन E की वैल्यू बच्चों, साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, यानी E की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन इनवर्स √3/2, साइन की वैल्यू √3/2 होती है बेटा 60 डिग्री पे, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री,
ठीक है, तो एंगल क्या हुआ हमारा, जो एमर्जेंट एंगल है वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, देखो एक डाइपोल है बेटा, एक डाइपोल है और फिगर ये दे रखा है आपको, कुछ इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, समझ के। यहाँ एक डाइपोल रखा है भाई, यहाँ एक डाइपोल इस तरीके से रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बेटा। ठीक है, डाइपोल का ये क्या है आपका पॉजिटिव क्यू है और ये क्या है आपका नेगेटिव क्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है, एक सेकंड का क्वेश्चन है मतलब ये। ठीक है, देखिए बच्चों सीधी सी बात है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जा रही है, इस यहां से भी आउटसाइड जा रही है, हर जगह आउटसाइड जा रही है, इसका मतलब यहाँ जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। ठीक है, ये एक सोर्स चार्ज है भाई, इसी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है हर डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। अब क्या यहाँ पे एक डाइपोल रखा है, अब वो कह रहा है कि ये डाइपोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा भाई, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स द राइट लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। देखिए बेटा जब ये इधर आएगा तो इधर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, इधर आएगा तो रिपल्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, तो ये इधर तो आएगा नहीं, स्टेबिलिटी इसकी लेस होगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए किस तरफ इंक्रीज होगा, इस तरफ। भाई पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, इधर तो आएगा नहीं है, तो किस तरफ मूव करेगा, ये राइट साइड में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, टूवर्ड्स द राइट, किस तरफ मूव करेगा, ये राइट की तरफ मूव करेगा, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी बच्चों। ठीक है भाई, स्टेबल कहां होगा, इधर तो स्टेबल नहीं होगा, उसको हमेशा रिपल्शन फील करता रहेगा, इधर तो आके ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर आ गया तो ये रिपल्शन बढ़ता रहेगा इसका, समझ में आ रहा है, नहीं तो इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा रिपल्शन होगा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा बच्चों, ये इस तरफ मूव करेगा ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़े। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ एसी सोर्स। ठीक है, एक भाई कैपेसिटर है, उसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, कर देते हैं भाई एक कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर है और ये एक एसी सोर्स है। ठीक है बच्चों, इसको कनेक्ट किया है कैपेसिटर को एसी सोर्स से। ठीक है, और कितना उसका सोर्स का वोल्टेज कितना है बच्चों, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कैपेसिटर है आपका C। द डिस्प्लेसमेंट करंट, भाई देखो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, आपने पढ़ा है ना डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा। देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, देखो यहां से यहां तक देखो ये करंट जा रहा है आपका, मान लो ये डायरेक्शन है करंट की, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो देखिए करंट यहां पहुंचा, ये कन्वेंशनल करंट होगा बच्चों। अब कन्वेंशनल करंट फिर यहां पहुंचेगा, यहाँ पे करंट क्या इन किस फॉर्म में जाएगा, वो बच्चे जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में, आईडी। समझ में आया, क्योंकि कोई वायर तो है नहीं यार, इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है ना बच्चों, ये पॉजिटिव है ये हमारा, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ प्रोसीड करेगा। अब पूछ रहा है क्या कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा आखिर। ठीक है बच्चों, तो निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है हमारा, देखिए हमने प्रूफ किया था डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एक्चुअली में कन्वेंशनल करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो आई डी इक्वल टू कितना होता है, कन्वेंशनल करंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, कन्वेंशनल करंट मतलब नॉर्मल करंट, आई इक्वल टू, कंफ्यूज मत हो कोई बड़ी बड़ी डेफिनेशनों में कहीं फंस जाओ, कन्वेंशनल करंट क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है, नॉर्मल करंट की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, हाँ, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। कैपेसिटर के केस में क्यू क्या होता है बेटा, क्यू इक्वल टू होता है हमारा सीवी, यही होता है। ठीक है, बेसिक चीजें लिख रहा हूं। ठीक है, क्यू इंटू सीवी। ठीक है बच्चों, और सी क्या है बच्चों आपका, सी इंटू वी क्या है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, रख दो बच्चों, आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन में डी टी, क्यू इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, बताओ क्या क्या लोगे आप, सी वी ये कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन में डी टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना भाई। अरे यार सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बेटा, साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी इंटू
अब ओमेगा का भी करो भाई, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा आपका वी नॉट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, वी नॉट ओमेगा, ओमेगा को इधर लिया, बाहर आ जाएगा भाई ये ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है आपका। ठीक है, 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए भाई। ठीक है, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, ओके, बाकी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन आए इस बार। ठीक है, ओके, क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कह रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द केबल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ केबल इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, देखिए बच्चों क्या दे रखा है कि एक आप ना केबल, थिक केबल है आपकी, ये केबल है। ठीक है, ओके, ठीक, तो इस केबल में क्या कर रहा है, इसकी रेडियस क्या है बच्चों, इसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर है। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर। ठीक है, कह रहा है द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केबल विद इट्स डिस्टेंस आर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, इस पूरे में करंट फ्लो कर रहा है भाई। ठीक है, करंट जा रहा है इसमें से, ऐसे करंट जा रहा है भाई, ओके, ऐसे करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि भाई हमने इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे भाई बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, बल्कि है ना, ये भरा हुआ है। ठीक है, तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होगी और बाहर भी होगी भाई। ठीक है, हमने करा था ना कि इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर का, इनफाइनाइट वायर का ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, वो किसके बराबर आई थी, वो आई थी स्ट्रेट वायर की म्यू नॉट टू आई अपॉन में 4 पाई आर, जितना दूर आर है उसका। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं। ठीक है, आर मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, आर है। ठीक है, कुछ ही मान लो R1 R2 मान लो, कुछ ही मान लो बेटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए भाई, बाहर तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस पे डिपेंड कर रही है भाई, बाहर पता चल गया जो बी है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे कर रही है, आर पे कर रही है। भाई बी आउटसाइड, आउटसाइड का देख लेते हैं, बी आउटसाइड क्या है, स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर, यानी बी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वैसे इतना इतना पता चल जाए ना, देखो बेटा, तो ऑप्शन साफ ही नजर आ रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इनवर्स का ग्राफ सिर्फ सी में है। ठीक है, और किसी में नहीं है, बाकी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपकी तसल्ली से तसल्ली के लिए निकाल देता हूं कि ऑप्शन सी ही आएगा। इनसाइड और देख लेते हैं इसको। ठीक है, कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। देखो इनवर्स का ग्राफ तो सीधा सा बात ऐसे ही है, एक ही ग्राफ है इसमें कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखते ही कर सकते हो कि इतना आएगा। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इनसाइड भी निकाल सकते हैं। बी इनसाइड क्या होगा बच्चों, बी इनसाइड क्या होता है, आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो एम्पियर सर्किटल लॉ से। क्या है भाई, बी डॉट डी एल इजकल टू इनसाइड म्यू नॉट आई। देखो आई करंट जा रहा है इसमें, मान लो हम कहीं अंदर देख रहे हैं भाई, अंदर यहाँ इनसाइड यहाँ देख देते हैं इसमें। ठीक है, इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं आर डैश मान लेते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, करंट इतने क्रॉस सेक्शन में कितना करंट होगा, आई डैश। ठीक है, ओके, अब कह रहा है यूनिफॉर्म करंट जा रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म करंट जा रहा है तो बच्चों क्या होगा, करंट डेंसिटी बराबर है भाई, करंट पर यूनिट एरिया जितना इस क्रॉस सेक्शन में है उतना ही पूरे में होगा। यूनिफॉर्म बोल रहा है ना, क्वेश्चन में पढ़ के देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म करंट जा रहा है आपका, तो इसका मतलब करंट पर यूनिट एरिया जिसमें इतने में जितना करंट पर यूनिट एरिया होगा उतना ही टोटल में होगा भाई, आई डैश अपॉन में पाई, इतने का एरिया क्या होगा क्रॉस सेक्शन का, पाई आर स्क्वायर डैश, और पूरे का एरिया क्या होगा बच्चों, आई अपॉन में, पूरे में करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, और उसका एरिया क्या होगा, आर स्क्वायर। यहाँ से आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, पाई से आप चाहो तो पाई को काट दो। ठीक है, अच्छा ठीक है बच्चों, अब लगा दीजिए यहाँ पे आई डैश आ जाएगा, इनसाइड निकाल लेना, तो म्यू नॉट इंटू आई डैश की वैल्यू निकाल लो बच्चों, आई डैश की वैल्यू आपकी आई आर स्क्वायर इंटू आर डैश स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बी डॉट डी एल को खोल लो बच्चों, बी डॉट डी एल क्या आएगा आपका, बी डी एल कॉस जीरो। ठीक है,
ठीक, तो बी इंटू क्या आ जाएगा, डी एल cos 0 1 होता है, v नॉट आई अपॉन में आर स्क्वेयर। करना नहीं है ये, ठीक है, कभी करने बैठ जाओ आप पूरा बी डॉट डी एल एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में मैंने बता दिया आपको, देखते ही आंसर मिल गया है, ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने के लिए थोड़ी ना इनाम मिलेगा कुछ अलग से, ठीक है। तो बी इंटू डी एल इसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा भाई, डी एल का इंटीग्रेशन एल, एल कितना है इसका 2 पाई आर डैश, तो कितना आ जाएगा बच्चों, आई अपॉन में आर स्क्वेयर इंटू आर डैश स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आर डैश से आर डैश खत्म, एक स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से बी इंटू ये 2 पाई नीचे चला जाएगा, आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू क्या बचा ऊपर आर, आर डैश, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश, ठीक है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है, अंदर है ना जो वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ बनाओ भाई मैग्नेटिक फील्ड का, बी और ये आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस के वर्सेस, ठीक है। देखिए बच्चों, पहले तो क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहां तक, सरफेस तक, ठीक है, तो ये ऐसे ही सरफेस पे और सर्कल बनते जाएंगे, कहां मैक्सिमम होगी, ये सरफेस पे, सरफेस पे मैक्सिमम होगी, सरफेस पे जाके मैक्सिमम होगी जहां पे रेडियस क्या है आपका आर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो आपको पता ही आउटसाइड, अगर इस सरफेस से बाहर जाएंगे तो कैसा ग्राफ आ रहा है, इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चों 6th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉनकेव लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद डिस्टेंस डी, ठीक है, उनके बीच में कितने डिस्टेंस है भाई, डी है। इफ पैरेलल बीम इज लाइट फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एज पैरेलल बीम देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है, और एक कॉनकेव लेंस है, वो कुछ इस तरीके से रखे गए हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ, ठीक है, अभी रुकिए बच्चों, कह रहा है कि एक पैरेलल बीम आ रही है और पैरेलल बीम ही, देखिए बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा रेज को, कन्वर्ज कर दिया भाई, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये फिर कह रहा है कि ये कन्वर्ज हो गई है, ठीक है, और पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही जा रही है। कह रहा है कि इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए, भाई ए पे पैरेलल बीम फॉलिंग हो रही है और बी को बी से भी पैरेलल जा रही है हमारी, ठीक है, तो बी से पैरेलल पे पैरेलल रेज जा रही है आपकी। आपको पता है बी क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है भाई, ठीक है, तो ये इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है रेज आपकी, ठीक है। सीधा सा लॉजिक फॉर्मूला है भाई, देखो इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो कहाँ होगी, फोकस पे बनेगी। इसका फोकस आपको दे रखा है, फोकस कितना बच्चों, इसका फोकस दे रखा है आपको, इसका फोकस दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और इसका फोकस दे रखा है बच्चों, इसका फोकस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनकेव लेंस का हमेशा फोकस, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकस नेगेटिव होता है, ओके, और जो हमारा कॉन्वेक्स रहता है उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सीधा सा लॉजिक है बेटा, इन्फिनिटी पे रखेंगे इमेज को तो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, और फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। देखो इन्फिनिटी पे रखा, कहाँ बनी, फोकस पे, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस को कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है, तभी कि हमें चाहिए भाई पैरेलल बीम, तो पैरेलल तो कब बनेगी, जब इन्फिनिटी पे बनेगी। अब इन्फिनिटी पे बने रहने के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखना पड़ेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो इससे इमेज से बना है भाई, भाई इसकी जो इमेज है, इस लेंस की इमेज है, वो इसके फोकस का काम कर रही है, भाई यही तो है। और पैरेलल बीम चाहिए भाई, पैरेलल, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि पैरेलल बीम ही जा रही है, ठीक है, फिर तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए यही आपकी डिस्टेंस होगी भाई, ठीक है भाई। ये देखो इसका फोकस कन्वर्ज हुई फिर डाइवर्ज हुई, ठीक है भाई, इसने डाइवर्ज कर दिया और इन्फिनिटी पे कर रहा है, इसका मतलब इसका फोकस और इसके फोकस वही हमारा डिस्टेंस के बराबर है। सीधा सा फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू f1 प्लस f2, ठीक है। और f1 कितना बच्चों, f1 है आपका 20, और कॉनकेव का फोकस लेफ्ट साइड में साइन कन्वेंशन में, तो साइन कन्वेंशन का यूज करके कितना आ जाएगा बेटा 5, तो 5 कितना आ जाएगा 20 माइनस 5 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इतना सा लॉजिक लगाना है भाई, इन्फिनिटी की इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, और फोकस की इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, मात्र देखते ही हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 7th क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ
लैम्बडा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है, इस इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन इफ m इज द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा डी, देन हमें क्या निकालना है, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, हमें पता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है भाई, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, आपका वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है भाई, समझ गए। अब क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन बेटा नेग्लिजिबल है, तो इसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, जीरो, यानी जो टोटल एनर्जी है वो सारी क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गई, ठीक है, फाइन, ठीक बच्चों। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं हम इसको। आगे क्या कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है यानी लैम्बडा डी दे रखी है, वो कितना बच्चों, वो होती है हमें पता है √2m, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, के इसके बराबर ही होता है भाई, ठीक है, काइनेटिक, ओके, काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आप चाहो तो इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को यहाँ डाल सकते हो। अच्छा, ई क्या होता है बच्चों, ई तो आपका एच सी बाई लैम्बडा होता है भाई, टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, एच सी बाई लैम्बडा होती है, ठीक है। चाहो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को यहाँ निकाल रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा डी इजकल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन में टू, ऐसे करते हैं, ठीक है, 2m अपॉन में के की वैल्यू क्या है, एच सी बाय लैम्बडा, यही है बच्चों। हमें चाहिए क्या चाहिए बच्चों, हमें लैम्बडा की वैल्यू चाहिए, कहाँ है लैम्बडा, लैम्बडा ये रहा भाई, ठीक है। तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्बडा डी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर करो 2m, और बेटा रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा एच सी बाय लैम्बडा, ठीक है। ये लैम्बडा ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर इंटू लैम्बडा अपॉन में 2m/h, और हमें चाहिए लैम्बडा, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्बडा डी नहीं चाहिए हमें, लैम्बडा चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें लैम्बडा चाहिए भाई, लैम्बडा आ जाएगा हमारा 2mc अपॉन में h और लैम्बडा डी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, थर्ड, ठीक है बच्चों, ठीक। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाई हमें एक कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है, ठीक है, आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है, कुछ भी नहीं है और सीधे सीधे से क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ए पे, ठीक है, बी पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है बेटा, और सी पे आपका रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, पीरियड टाइम एक ही बात है, डी हमारा है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है, ओके, ये चार है, ठीक है। तो ये P है आपका, ये Q है, ये R है, ये S है, P पे दे रखा है बेटा m अपॉन में एन ई स्क्वेयर रो, ठीक है, और ये दे रखा Q पे एन ई वी डी, और इस पे दे रखा है ई टॉ अपॉन में m, और ये क्या दे रखा है ई बाय जे दे रखा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखिए निकाल लीजिए, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लीजिए भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आपकी वी डी, सीधा सा फॉर्मूला है ई टो बाय एम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकाल लेते हैं हम ए का, तो ये क्या है भाई, ये तो आ गया आपका आर, ठीक है। बी निकालते हैं भाई, बी क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा, जे इजकल टू माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, जे इजकल टू सिग्मा इंटू ई होता है। अच्छा, जे इजकल टू सिग्मा क्या होता है 1/रो, तो इसको ई बाय रो कर सकते हैं हम। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो रो निकाल लो यहाँ से, रो की वैल्यू क्या आ जाएगी ई बाय जे, समझ गए, ओके। तो ई बाय जे करके कर दो, कहाँ भाई ई बाय जे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ई बाय जे हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम निकाल लेते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम निकालना है हमें, क्या है आपका डी, तो सी क्या है रिलैक्सेशन टाइम बेटा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रो इजकल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टो होता है, ऐसे टो निकालना, टो की वैल्यू क्या आ जाएगी एम अपॉन में एन ई स्क्वायर रो,
ये आ गया भाई, और करंट डेंसिटी बाकी बचा हुआ तो यही आएगा, चाहो तो निकाल लो, निकाल देते हैं। ठीक है, इतनी मेहनत करिए तो इसको भी निकाल लेते हैं। करंट डेंसिटी क्या होते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता है, ए एन ई वी डी होता है। इसको नीचे लिया बेटा आई ए, यही हमारा जे होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन ई वी डी। ठीक है, यही हमारा जे होता है, तो ये आ गया ये। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। अच्छा, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि रेडियो एक्टिव रीचेस अंडर, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ए जेड एक्स है हमारा भाई, जेड एक्स है एक न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, अंडरगो स्पॉन्टेनियस, भाई उसमें कुछ डिके हो रहे हैं, कुछ अल्फा हो रहे हैं, बीटा हो रहे हैं, गामा हो रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है भाई, जेड इजकल टू जेड माइनस वन बी, कोई बी बन जा रहा है ये। उसके बाद हमारा भाई कुछ हो जाता है इसमें, कुछ कुछ करके जेड माइनस थ्री हो जाता है भाई ये सी। उसके बाद इसका कुछ कुछ होता है तो जेड माइनस टू बन जाएगा भाई डी। हमें कुछ कुछ ही निकालना है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है भाई, अच्छा द पॉसिबल पार्टिकल, अच्छा ये किस सीक्वेंस में पार्टिकल निकलेंगे भाई, पहले देखो बेटा, ये जेड में जेड माइनस वन एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है। कब डिक्रीज होता है, देखो दो डिक्रीज एटॉमिक नंबर, एक डिक्रीज और इंक्रीज किस केस में होता है, जब बीटा पॉजिटिव होता है बेटा तो एक एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, वन माइनस हो जाता है। और बीटा नेगेटिव होगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अल्फा में क्या होता है, अल्फा में हमारा टू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा भाई। ठीक है, ओके, समझ गए। अब देखते हैं कहाँ क्या लगता है भाई। ठीक है, अल्फा बीटा, ओके। गामा में कुछ नहीं होता, डज नॉट चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा, ठीक है, यही अभी देखते हैं, अगर कोई आएगा तो और पार्टिकल डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, क्या कह रहा है भाई, एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, किसमें किसमें भाई, किसमें हो रहा है, बीटा नेगेटिव, ये बीटा पॉजिटिव में, समझ गए, ये तो बीटा पॉजिटिव आ गया भाई अपन का। अब क्या कर रहा है, जेड माइनस वन से जेड माइनस टू हो रहा है। ठीक है, मास का कोई फैक्टर नहीं है, बहुत बढ़िया, इससे आसान क्या होगा, फिर तो हमें नंबर ही नंबर देखना है। ठीक है, अब देखो जेड माइनस वन से जेड माइनस थ्री हो रहा है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, जेड माइनस वन से इसमें माइनस टू और हो रहा है भाई, जब तो जेड माइनस थ्री बन रहा है भाई ये। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तो हो गया हमारा अल्फा। ठीक है, और क्या, इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई, और जेड माइनस थ्री से जेड माइनस टू मतलब बढ़ गया एक भाई, माइनस थ्री से माइनस टू बढ़ गया ना, तो बढ़ गया तो मतलब बीटा नेगेटिव। ठीक है, तो क्या ऑप्शन है भाई, बीटा पॉजिटिव किस ऑर्डर में है, अल्फा और बीटा नेगेटिव, ऑप्शन 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 नंबर सी। ठीक है, थ्री ऑप्शन है हमारा। 10वां क्वेश्चन डिस्कस कर लिया बच्चों। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि चार हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। देखो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ दैट कंसिस्ट ऑफ फोर वायर, चार वायर है हमारी। ठीक है बच्चों, चार वायर है, उनको अगर पैरेलल में रखेंगे तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है बच्चों, वो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है भाई, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा 0.25 ओम। ठीक है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि देखिए बच्चों, आर पैरेलल में, तो पैरेलल में करते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है हमारा आर बाय एन होता है। ठीक है, और सीरीज में क्या होता है भाई, आर सीरीज में होता है बेटा एन इंटू आर, भाई आर प्लस आर सीरीज में जोड़ते ही तो हैं। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है भाई। ठीक है, तो रख दो भाई, इस इक्वेशन में रख दो भाई। तो इस इक्वेशन में जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है चार रेजिस्टर का, वो कितना होगा भाई, इतना है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी भाई, 4 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ओम आ जाएगी। एक रेजिस्टेंस यानी कितना है, कितना है भाई, 1 ओम के बराबर है बेटा। सीरीज निकालना है भाई, सीरीज निकालना है तो क्या कोई बड़ी आफत है। एन एन कितने, चार हैं, एक रेजिस्टर एक है, बताओ, चार, 4 ओम हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इस सेक्शन में हमने 10th क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक है, आगे एक दो मतलब 3 वीडियो और बनेगी 10-10 क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, ओके, कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करें हम उसको। पर बेटा फिजिक्स है, मैं चाहता हूं कि आपको समझाई भी जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन लिखता चला जाऊं। ठीक है, तो बेटा आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, प्लीज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।